हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरु चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चे। और फिर मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मूल विधि। अब मूल विधि में जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अर्थात हम लोग समझने वाले हैं आज दहेज के बारे में कि दहेज है क्या और दहेज लेना सही है या गलत है, इसके लेकर कानून में क्या प्रावधान है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एसआई में, यूपीएसआई में कहीं न कहीं एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपको, तो आइए उन्हें हम अपनी समझ बनाते हैं। पर इसके पहले एक मूल विधि का सामान्य परिचय लेंगे और फिर हम टॉपिक में एंटर करेंगे। जो भी बच्चे 2025 में एसआई में सम्मिलित होने वाले हैं, वो सभी के सभी इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, ये क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कुछ मैटर को ऐसे लिख लिया है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो सबसे पहली बात है कि हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है प्यारे। क्या लिखा हुआ है? मूल विधि। क्या लिखा हुआ है? मूल विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक लॉ। क्या बोलते हैं? बेसिक लॉ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आखिर मूल विधि कहते किसे है? मूल विधि है क्या? ये मूल विधि है क्या? तो समझिएगा, एक कुल मिला के ऐसे नियमों का समूह है बेटा, ये प्रकार के ऐसे नियमों का समूह है जिसमें अपराध की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई बच्चे? अपराध की परिभाषा एवं दंड के प्रावधान। तो मतलब एक प्रकार से एक विधि है जिस विधि में ये बताया गया है कि अपराध होता क्या है, और प्लस उस अपराध के, अगर अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए उसको में सजा का क्या प्रावधान है। तो समझ रहे हैं? तो अपराध और प्लस सजाओं का जो विवरण मिले, जो समूह है कानूनों का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लॉ कहते हैं, या तो मूल विधि कहते हैं। इसकी एक सामान्य परिभाषा हम लोग साथ में लिखते चलेंगे। तो कह सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? ऐसे क्या लिख सकते हैं बेटा? ऐसे नियमों का समूह जो क्या करे बेटा? ऐसे नियमों का समूह जो किसी अपराध के परिभाषा एवं दंड को बताए उसे मूल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मूल विधि। तो क्या कह सकते हैं? ऐसे नियम का समूह जो किसी अपराध के परिभाषा एवं दंड, एक तो परिभाषा बताया बेटा और दूसरा क्या बताया? तो दूसरा चीज आपको बताएगा इसमें दंड के बारे में। किसके बारे में बताएगा? दंड के बारे में। तो अपराध और प्लस जो दंड के बारे में बताया बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मूल विधि। तो ऐसे नियमों का समूह जो किसी अपराध के परिभाषा एवं दंड को बताए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मूल विधि। दूसरी बात, अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछे, इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है, मतलब मूल विधि है क्या, तो कुछ नहीं कह सकते। एक तरीके से कह सकते बेटा ना, इसका शाब्दिक कानूनों का समूह। क्या बच्चे? अगर कहा जाए तो क्या है? कानूनों का समूह। क्या बच्चे? ये है कानूनों का समूह, अर्थात कलेक्शन ऑफ लॉ। क्या कह सकते बच्चे? कलेक्शन ऑफ लॉ। तो कह सकते हैं कानून का समूह ही क्या कहलाता है? तो विधि कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मूल विधि कहलाता है। अब इसी को हम ध्यान देना सब्सटेंटिव लॉ भी कहते हैं। तो इसी हिसाब से पूछ ले, सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं? इसी बेसिक लॉ को, मूल विधि को हम लोग इस नाम जानते हैं। अच्छा, हम लोग और कानून बना रहे हैं, तो कानून बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों कानून का निर्माण कर रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। तो क्या कारण हो सकता है प्यारे? तो ध्यान देना है, बेहतर एवं जिम्मेदार, अगर आप कह सकते हो बेटा बेहतर एवं जिम्मेदार समाज का निर्माण करना।
अगर आपको एक अच्छा समाज बनाना हो, बेहतर समाज बनाना हो, जहाँ सभी नैतिक बातें हों, लोगों के हित की बातें हों, तो ऐसी जगह पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो पाए, तो इसके लिए हमें कोई न कोई क्या करना पड़ेगा बेटा, विधि बनाना पड़ेगा। तो वही जो अच्छे समाज का सुचारू रूप से संचालन हो पाए, देश का संचालन सही रूप से हो पाए, इसके लिए हम किसका निर्माण करते हैं, तो विधि का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं को कह सकते हो कि बेहतर एवं जिम्मेदार समाज का निर्माण करने के लिए ही हमने किसको बनाया बेटा, बेसिक लॉ को बनाया। किसको बनाया, बेसिक लॉ बनाया। तो हमने इन बातों को समझ पाया बेटा, परिभाषा किसे कहते हैं, तो ऐसे नियमों का समूह जो किसी अपराध के और अपराध को की परिभाषा एवं दंड को बताए, उसे क्या कहते हैं बेटा, मूल विधि कहते हैं। अब पहले अगर विधि नहीं थे तो हम लोग क्या कहते थे, जो भी सजा का प्रावधान होता था वह शास्त्र के आधार धर्मों के आधार पर होता था। पर अब बेटा धर्म से तो देश चलेगा नहीं ना, देश को चलने के लिए क्या चाहिए, संविधान। और संविधान अगर है तो संविधान में क्या होगा, अगर आप कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उस अपराध का परिभाषा क्या होगा, कि वास्तव में अपराध कहते किसे हैं। आज अभी समझेंगे हम लोग कि अपराध कहेंगे किसे। और फिर अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराध को रोकने के लिए उसके ऊपर क्या दंड लगाएं जिससे वो डरे, और डरे तो ऐसे जघन्य अपराध को करने से क्या हो, रुक जाए। जैसे आज के समय में देखते हैं तमाम प्रकार के केस आपके सामने आते हैं, रेप के मामले आ जा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे मर्डर के मामले आ रहे हैं, डकैती के मामले आ रहे हैं, लूट के मामले आ रहे हैं। ये सब क्या बेटा, अपराध ही तो हैं। अब इन अपराधों को रोकने के लिए ही हमने इस पर क्या लगा दिया, सजा का प्रावधान कर दिया। और सजा कैसा कर दिया, कठोर कर दिया। जब सजा कठोर हो गया तो आदमी उस सजा के कारण क्या होगा, डरेगा। जब डरेगा तो ऐसे जघन्य अपराधों को करने से क्या होगा, बचेगा। और जब बचेगा तो समाज में क्या होगा, उत्थान होगा, विकास होगा। तो समाज के उत्थान एवं विकास के लिए ही हमने किसका निर्माण किया है, हमने किया बेटा बेसिक लॉ का। ताइए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक तो पढ़ेंगे, पर सबसे पहले समझेंगे बेटा कि अपराध कहते किसे है ना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि अपराध कहते किसे हैं। आइए तो सबसे पहले बेटा हमारे पास चलो आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। देखो बेटा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपराध कहते किसे हैं। अपराध कहते किसे है, अपराध का मतलब क्या होता है बेटा, तो कोई बताएगा कि अपराध का मतलब क्या होता है भाई। अगर मैं आपसे कहूं अपराध क्या है तो कह सकते हैं अपराध वह है जिससे समाज को क्षति पहुंचे। अपराध क्या है, जिससे किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी के संपत्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी संपत्ति के ऊपर क्या हो, क्षति पहुंचे। तो कह सकते हो अपराध कुछ नहीं बेटा, अपराध वह है जिससे समाज को क्या पहुंचता है, क्षति। अपराध वह है जिससे समाज को क्षति पहुंचे। और जिससे समाज को क्षति पहुंचेगा वो सभी के सभी अपराध के अंदर आएंगे। पर सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपराध कहेंगे किसे। अपराध कहने के लिए मुख्यतः 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। कोई भी अपराध तभी माना जाएगा जब उसमें मुख्यतः ये 4 तत्व समाहित होंगे। 4 तत्वों का मतलब क्या है बेटा, सबसे पहला चीज कि देखो कोई भी अपराध होगा तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव होना होगा। मतलब अगर कोई पशु है, कोई जानवर है, अगर वो किसी को जान से मार दे रहा है तो ध्यान देना वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके लिए कोई विधि, कोई लॉ नहीं होती है। लॉ और विधि किसके लिए है, जो सबसे अच्छा जानवर है, सबसे बढ़िया जानवर है, कौन है, मानव। तो मानव के लिए विधि बनाया गया है, जानवरों के लिए नहीं बनाया गया है। जानवरों सबसे अच्छा जानवर कौन है, मानव है। तो मानव के लिए जो विधि बनाया गया बेटा, तो सबसे पहली बात जो लॉ होगा वो लागू किसके ऊपर होगा, मानव के ऊपर होगा। तब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई पालतू कुत्ता है, अगर आपको काट लिया तो क्या बताइए, उस कुत्ते के ऊपर कोई सजा होगा। तो वास्तव में उस कुत्ते के ऊपर तो कोई सजा नहीं होने वाला होगा, पर उस कुत्ते का जो मालिक होगा ना, उसके ऊपर सजा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, जैसे मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल आपके पास है, आप मोटरसाइकिल पास है, आप 18 साल उम्र क्रॉस कर चुके हैं, आपके पास लाइसेंस है। पर अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दिया जिसके पास न ही लाइसेंस है और न ही उसकी मोटरसाइकिल चलाने की उम्र है, मतलब 18 साल से उसकी एज कम है और न ही लाइसेंस है, तो अगर वो किसी व्यक्ति को समझ रहे हो ना, ठोक दिया या एक्सीडेंट कर दिया, तो कर दिया ना, तो समझिएगा उस व्यक्ति के ऊपर कोई, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था या जो बच्चा चला रहा था जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जिसकी एज कम थी, तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा। पर वो गाड़ी
जिस मालिक का होगा उसके ऊपर केस बनेगा, क्योंकि तुमने गाड़ी दिया ही क्यों, जब उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसकी एज नहीं थी, अंडर एज था, उसे गाड़ी चलाने के परमिट आप देने वाले हो कौन? तो अपराध किसने कर दिया? मालिक ने कर दिया। क्यों? सिर्फ देकर। तो समझ रहे हो, कभी कभी भला करना है तो करो, ठीक है, पर पूछ लेना कि लाइसेंस है कि नहीं और उसका एज 18 साल से ऊपर है कि नहीं, तभी गाड़ी को चलाने के लिए, अन्यथा मत दो। क्योंकि अगर वो ठोक दिया तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा सब कुछ जाएगा बेटा, समझ लेना। तो याद रखना, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले अपराध के होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि मानव का होना बहुत अनिवार्य है। क्या है बेटा? मानव का। दूसरी बात, मानव को होने से क्या अपराध हो जाएगा? क्या नहीं, मानव के साथ साथ सबसे दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दुरास्य नीति। दुरास्य नीति मतलब आशय या योजना। तो जो उसने अपने मन मस्तिष्क में योजना बनाई, जो नीति बनाई, वो कैसी हो? गलत हो। इंटेंशन उसका कैसा हो? गलत हो। मतलब वो किसी को क्या पहुंचाना चाहे? क्षति। तो पहली बात, अपराध होने के लिए क्या चाहिए? मानव। मानव के साथ साथ क्या होना चाहिए उसे बेटा? उसकी नीति हो, जो दुरास्य हो, जो योजनाएं हो, वो कैसी हो? गलत हो। अच्छा, क्या सोचने भर से अपराध हो जाएगा? क्या नहीं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? योजना का कार्यान्वयन। मतलब अब आपने जो सोचा है, अब क्या करिए? उस पर एक्शन अप्लाई करिए, उस पर कार्य करिए। और कार्य कर लेने से भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि कार्य करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को जब क्षति पहुंचेगा तब जाके वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो अपराध को होने के लिए 4 टर्मों का होना जरूरी है। पहला क्या? मानव को होना अनिवार्य है। दूसरा, दुरास्य नीति होना चाहिए। और जो आपने नीति बनाया है उस नीति पे क्या होना चाहिए? कार्य होना चाहिए। और कार्य होने के बाद किसी न किसी अन्य व्यक्ति को उस पर क्या होना चाहिए? क्षति होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, अब बाहर साइकिल खड़ी हुई है, अब यहाँ एक अभिषेक नाम का बालक बैठा हुआ है, जो उसे देख रहा है, चला रहा है, इधर सारा काम कर रहा है। अब इसके ये पहली बात तो मानव है। अब मानव होने के बाद इसके मन में ख्याल है गुरुजी इधर पढ़ा रहे हैं, और उधर बाहर साइकिल खड़ी हुई है, ताला बंद है नहीं, उठा के लेके चल देते हैं। तो मन में इसके इंटेंशन क्या आ गया? गड़बड़, मतलब दुरास्य नीति। और जब इसने सोच तो लिया पर अभी बैठे हैं, साइकिल लेके भागा नहीं, तो अपराध हुआ क्या? नहीं। अब ये बाहर निकला धीरे से, हम इधर पढ़ा रहे थे, मस्त थे, और ये साइकिल उठाया लेके चला गया, तो अपराध हुआ क्या? तो अब भी नहीं। मान लो का घंटा में लेके साइकिल वापस चला आया और कह दिया तो मजाक में गए थे, नहीं। और जब ये लेके चला गया और उबई नहीं किया, तो जिस व्यक्ति का साइकिल था उसे क्षति पहुंचा कि नहीं पहुंचा? उसको नुकसान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो नुकसान पहुंच गया, तो यानी इसने अपराध कर दिया। तो अपराध करने के लिए कुल कितने टर्मों की जरूरत होती है? 4 का। पहली बात, मानव हो। दूसरी बात, दुरास्य नीति हो। और तीसरी बात, जो सोचे हो उसे कर डालो, मतलब बुरी चीजें करोगे तो अपराध में आ जाओगे। और चौथी चीज, जब किए तो अगले व्यक्ति को क्या हो जाए? हानि हो जाए। अगर ये चारों तत्व उसके अंदर समाहित हैं तो अभी ध्यान देना, अपराध की श्रेणी के अंदर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बोलो, बात क्लियर है? तो अपराध होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए, दुरास्य नीति होना चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए, और प्लस क्षति। अब बेटा अब ध्यान देना है, अपराध भी कितने प्रकार का होता है? तो अपराध भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो बेटा ध्यान देना है, संज्ञेय अपराध होता है, और दूसरा कौन सा होता है? असंज्ञेय अपराध। अब मन में आएगा कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं बेटा? अब इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि संज्ञेय अपराध कहेंगे किसे? ऐसे अपराध जो, ध्यान देना, गंभीर मामले हो। ऐसे अपराध जो कैसे हो बच्चे? गंभीर मामले हो, जिनमें ध्यान देना है ये गंभीर मामले हो, गैर जमानती हो। मतलब अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपका जमानत नहीं होगा, आप छूटेंगे नहीं जमानत पे। दूसरी तीसरी बात, गैर वारंट हो, मतलब बिना वारंट को ही सीधा आपको उठा ले जाना। मतलब अपराध कैसा है? गंभीर है। अब मामला गंभीर है तो बिना वारंट के, बिना बिना वारंट का आपको उठा लिया जाएगा, और प्लस आपकी नहीं जमानत होगी। तो चौथी बात, इसमें कोई समझौता भी नहीं होगा। आपकी कोई भी समझौता नहीं है, चलो सुलह सपाटा कर लेते छोड़ देते, ना ना, कुछ नहीं, बेल फेल नहीं होगा। और मुख्यतः कम से कम 3 वर्ष प्लस कारावास हो सकता है। समझ रहे ना? तो संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे बेटा? जो गंभीर अपराध होंगे, और प्लस कैसे होंगे? गैर जमानती होंगे, गैर वारंट होंगे, समझौता नहीं होगा, और मुख्यतः 3 वर्ष तक कारावास होगा। अगर ये सभी पॉइंट उसके अंदर इंडिकेट हो गए तो उसे हम लोग संज्ञेय अपराध कहेंगे। जैसे अपराध हो गया, रेप का मामला हो गया बेटा, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया, ये सब कैसे अपराध है? संज्ञेय अपराध है। समझ रहे हैं ना? मतलब कैसे हैं?
गंभीर मामले हैं। अब गंभीर जो मामले रहेंगे तो ध्यान देना, गैर जमानती होंगे, गैर वारंट होंगे, समझौता नहीं होगा, मुख्यतः सजा जो होगा 3 वर्ष से क्या होगा, अधिक होगा। तो बोलो बात समझे नहीं समझे। जबकि दूसरा क्या होता है बेटा, असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं बेटा, मतलब सम्मान मामला, जैसे मारपीट कर लिए, गाली गलौज कर लिए, हाँ आपस में, तो ये सब जो मामले होते हैं इन्हें बोलते हैं क्या, सामान्य मामले। अब अगर इसमें कोई गाली गलौज कर लिया है या मारपीट कर लिया है हल्का मल्का, मतलब मर्डर वाला मारपीट ना हो, हल्का फुल्का, समझ रहे हो, तो मारपीट कर लिया हो तो वो ध्यान देना, इसे हम लोग सामान्य अपराध बोलते हैं बेटा। इसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होगी, मतलब अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप उसे वारंट मांग सकते हैं कि किस जुर्म में हमें गिरफ्तार कर रहे हो ये बताओ, तो समझ लो, तो गिरफ्तारी का वारंट मांग सकते हैं, समझ रहे हो। जबकि यहाँ पे आप कोई भी किसी प्रकार का वारंट नहीं मांग सकते, कुछ नहीं दिएगा अगर गंभीर मामले रहेंगे। तो याद रखना बच्चे, तो अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय मामला और एक क्या होता है, असंज्ञेय। दूसरी बात बच्चे, एक बात और समझना बेटा यहाँ पे, अब देखेंगे जो लॉ होता है, लॉ कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार के। हमने बताया कानून क्या है, कानून पर कानूनों का समूह ही क्या कहलाता है, अगर कह सकते हैं नियमों का समूह ही क्या कहलाता है, कानून कहलाता है। अब ये कानून कितने प्रकार के होते हैं प्यारे, 2 प्रकार के होते हैं। एक दीवानी मामले होते हैं, जिसे हम लोग सिविल केस कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल केस, मतलब एक तरीके से सिविल केस और क्रिमिनल केस। तो ध्यान देना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए, अब बेटा सिविल केस, और सिविल केस होता है, अब ये क्या होता है बच्चे, क्रिमिनल केस। तो बच्चे सिविल केस किसे कहते हैं, क्रिमिनल केस किसे कहते हैं, तो समझो बेटा एकदम बहुत आसान भाषा में, ऐसे अपराध जिनके करने के बाद अगर आर्थिक दंड सिर्फ हो, शारीरिक दंड का प्रावधान न हो, जहां आर्थिक दंड की व्यवस्था की हो अपराध के बाद, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे ध्यान देना है। अब क्या कहेंगे, दीवानी मामले। क्या कहेंगे बेटा, दीवानी मामले, मतलब जहां आपने अपराध अगर कर लिया तो अपराध करने के बाद आपको शारीरिक दंड न दिया जाए बल्कि आर्थिक दंड दिया जाए। जैसे बेटा अगर एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, जैसे आपके मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, जैसे मान लीजिए दहेज का मामला हो गया बेटा, दहेज का मतलब मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया बेटा। इसके अलावा अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया बेटा, आपके पास लाइसेंस है, तो भारत सरकार ने आपको अनुमति दी है गाड़ी चलाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो बस अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया, आपके पास अगर लाइसेंस है और आप 18 साल से उम्र ऊपर हैं, तो आपको कारावास नहीं होगा, सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा जिस भी व्यक्ति को क्षति पहुंचा है उसने आर्थिक दंड जितना लगेगा, वो आर्थिक दंड अगर आप निर्वहन कर दे रहे हैं, आप उसे दे रहे हैं, तो आप छूट जाएंगे, आपको कोई भी कारावास नहीं होगा। जैसे तलाक का मामला है बेटा, तो तलाक का मामला है, चलो ठीक है तलाक का मामला है, अब तलाक का मामला है, जैसे आपकी पत्नी आपको छोड़ दी, कोई बात नहीं, तो अगर आपको जेल नहीं होगा, पर हाँ आपके तलाक होने के बाद अगर जो भी धनराशि की मांग की गई है, अगर उस धनराशि की भरपाई आप कर दे रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई केस मतलब आपका नहीं लगेगा, आपको कारावास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो, जहां दीवानी मामला किसे कहेंगे बेटा, जहां से भी क्या दिया हो बेटा, आर्थिक दंड। अगर आर्थिक दंड दे रहे हो, जैसे मैंने दहेज बताया, तलाक बताया, मोटरयान अधिनियम हो गया, अधिनियम। अब जैसे मोटर यान अधिनियम में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो सभी कैसे हैं, दीवानी मामले की तरह आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मोटरयान अधिनियम का पालन किया है और उसके बाद अगर कोई गलती हो जा रही है तो आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्या दिया जाएगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा। दहेज का मामला जैसे मैंने बता दिया बेटा, तलाक का मामला हो गया, मोटर मामला हो गया, संपत्ति का मामला हो गया, जैसे भाई भाई में जमीन का मामला है, झगड़ा हो गया है, भाई भाई में जमीन का मामला है, लड़ाई हो गया है, इसका मतलब जमीन की लड़ाई हो गया तो आपको अगर भाई गया केस लिखा दिया, इसका मतलब नहीं आपको जेल होगा। अगर वह जमीन उसके हिस्से में है तो उतना जमीन उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या उसके एवज में जितना भी धनराशि होगी वह धनराशि उस व्यक्ति को, उस अपने भाई को देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो आप समझ चुके हैं दीवानी मामले किसे कहते हैं बेटा। तो ऐसे मामले जिनमें सिर्फ आर्थिक दंड दिए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीवानी मामले कहते हैं। जबकि आपराधिक मामले किसे कहते हैं बेटा, जिसे ध्यान देना, जहां आर्थिक दंड हो और प्लस शारीरिक दंड,
शारीरिक दंड मतलब क्या होता है बच्चे? जेल। अगर शारीरिक दंड का मतलब पूछेगा तब क्या बताएंगे? जेल बताएंगे। जिससे अगर जहाँ पे आर्थिक दंड भी लगे और प्लस जेल का भी व्यवस्था हो जाए, मतलब कारावास भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो उसे आपराधिक मामले कहते हैं। क्या कहते हैं? आपराधिक अपराधी मामले। जैसे आपको बताऊं, अगर पल जो सिविल मामले होते हैं बेटा, जो दीवानी मामले होते हैं, उसे कौन हैंडल करता है? इसे हम लोग बोलते हैं सीपीसी। सीपीसी मतलब क्या होता है बेटा? सिविल प्रोसीजर कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये कब आया था? 1908 में आया था। और जितने भी दीवानी मामले होते हैं सब किसके आधार पर देखे जाते हैं बेटा? सीपीसी के आधार पर देखे जाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के माध्यम से। जबकि जो आपराधिक मामले होते हैं बेटा, उनको पहले हम लोग देखते थे किससे? आईपीसी के माध्यम से। किसको देखते थे? आईपीसी के माध्यम से। आईपीसी के माध्यम से, इंडियन पेनल कोड, जिसे हम लोग बोलते थे भारतीय दंड संहिता 1860। पर बेटा अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? बीएनएस। क्या कर दिया गया है? बीएनएस कर दिया गया है। भारतीय न्यायिक संहिता 1 जुलाई 2024 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बीएनएस। तो अब आप जो भी सजा का प्रावधान होगा वो आईपीसी के आधार 1860 के आधार पर नहीं, बल्कि इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बीएनएस। अब बीएनएस के आधार पर आपको दंड दिया जाएगा या अपराध की जो भी परिभाषा होगी। अब ये किसी में होता है बेटा? सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया बेटा? बीएनएस। क्या कर दिया गया है? बीएनएस। ये भी कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 को। तो अब जो भी आपराधिक मामले होंगे उन्हें आईपीसी सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस अब हो गया है। समझ रहे बच्चे? अब पहले जबकि दीवानी मामले के लिए आज भी वही है बेटा, सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। बात है। अब बेटा अगर आपसे इंडियन इसमें अगर देखें आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं, तो टोटल कितने बेटा है? 23 अध्याय है। कितने हैं बच्चे? आपसे पूछ ले सकता है कि सीपीसी में आईपीसी में कुल कितने अध्याय थे? 23 अध्याय हैं। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा बेटा? संपत्ति का अधिकार है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? संपत्ति का अधिकार है। कुल कितने इसमें धारा है बेटा? तो 511 धारा है। कितने धारा है? 511 धारा है। सबसे बड़ा कौन सा बेटा है? तो सबसे अगर बड़ा पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं संपत्ति। कौन सा है? संपत्ति। अब कुल कितने धारा है? 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं। अभी इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई बच्चे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब आइए बच्चे, अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है बच्चे। अब देखो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, यूनिट हमने फर्स्ट तय किया है, और यूनिट जो फर्स्ट है बेटा, महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम। महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम, जिसमें सबसे पहला अधिनियम हमने लिया है बेटा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या लिया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसी को बोलते हैं बेटा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो डाउरी एक्ट बेटा आपसे पूछा जाएगा तो डाउरी एक्ट कब आया था? तो 1961 में आया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। अब जरा सा आइए इनके बारे में जानते हैं, इनके इतिहास बारे में जानते हैं, कैसे हमारे लॉ के अंदर, बेसिक लॉ के अंदर ये एंटर हुए। तो देखो बच्चे, आपसे कहा जाए तो 1959 में क्या हुआ था? 1959 में प्रथम बार लोकसभा में इसे क्या किया गया था? पेश किया गया था, परंतु यह पारित नहीं हुआ था बेटा। ध्यान देना, 1959 में प्रथम बार इसे लोकसभा में पेश किया गया पर पारित नहीं किया गया। अब बताओ लोकसभा में कौन है? हम ही लोग तो हैं, और हम लोग चाहते हैं दहेज न लें, दहेज लेबे ही करेंगे। और दहेज लेने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? कानून ही नहीं पास होने दिए थे ये लोग। ऐसे में बड़ी समस्या हो गई थी, तो भारत में पहली बार आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है बताओ जरा सा? तो संयुक्त अधिवेशन, ध्यान देना, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन में होता क्या है, जो लोकसभा होती है, जो राज्यसभा होती है, जब दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठती है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधि को लेकर, किसी कानून को लेकर सामंजस्य नहीं बैठती है, तो ऐसे कंडीशनों में राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि आर्टिकल 108 का प्रयोग करके वह लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन करा सकती है, संयुक्त अधिवेशन करा सकती है। बुलाने की शक्ति किसको होती है? राष्ट्रपति को होती है, जबकि इसके संचालन की प्रक्रिया जो करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष। तो याद रखना बच्चे, तो जब ये 1959 में यह बिल दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित नहीं हुआ, तब क्या हुआ बेटा? भारत का
प्रथम संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया गया, अर्थात लोकसभा राज्यसभा को बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो दोनों को बैठाकर इस बिल को क्या किया गया बेटा, पास किया गया, जिसे हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या होगा बच्चे, पारित हुआ। और जब पारित हुआ तो एक दो क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है बेटा, ये पारित कितने तारीख को हुआ था और लागू कब हुआ था बेटा, पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पारित तिथि इसकी क्या है, तो 20 मई 1961। कब पारित हुआ था, 20 मई 1961 को ये क्या हुआ था बेटा, पारित हुआ था। दूसरी बात, इसे लागू कब किया गया था बेटा, लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को, मतलब कुछ ही दिनों बाद मई में देखो क्या हुआ, ये पारित हो गया था और उसके मई जून जुलाई मतलब दूसरे महीने में ही क्या हो गया बेटा, ये लागू हो गया। और इसमें अगर पूछा जाए बेटा कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल धाराओं की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दहेज शब्द कहाँ से लिया गया बेटा, तो दहेज शब्द एक ऐसा शब्द है बच्चे, ये अरबी भाषा का शब्द है और ये किससे बनता है बेटा, जहेज से। किससे बना हुआ है, जहेज से। और जहेज से ही क्या बना है बेटा, दहेज शब्द। तो वास्तव में जहेज ही अरबी भाषा दहेज था और जहेज से क्या बना है, दहेज। और इसी दहेज को लेकर भारत में सोचो, भारत जैसे देशों में कानून लाना पड़ गया कि दहेज मत लो, दहेज लेना अपराध है। समझ रहे हो, पर कहाँ मानने वाले हैं। बस दरोगा बना तू, स्कॉर्पियो लेके लोग खड़ा है तो है दे भी दे, बस बना तो जल्दी, समझा यहाँ से। तो यहाँ तक की बातें समझ गए बेटा। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, इसे पहली बार कब लाया गया था, 1959 में लाया गया था। इसे पारित कब किया गया था, 1961 में पारित किया गया था। लागू कब किया गया था, मतलब कि पारित कब हुआ था, 20 मई 1961 में। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को। कुल कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं। किस भाषा का है ये, अरबी भाषा का है। किससे बना हुआ है, जहेज से बना हुआ है, राइट। ये सारे पॉइंट अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप जानते होंगे ले लीजिए। आई होप कि आप ले चुके होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। अब आइए बच्चे, एक एक धाराओं को, टोटल 10 धाराएं हैं, तो 10 धाराओं को एक एक करके कहते बच्चे समझते हैं ना। इसके पहले थोड़े से 2 घुट चले देखें। अगर आपसे कहे बेटा सबसे पहले दहेज कहते किसे, पहले ये तो जान ले, दहेज कहते किसे हैं। दहेज किसे कहते हैं बेटा, तो ध्यान देना, दहेज के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो किसी एक पक्ष द्वारा किसी अन्य दूसरे पक्ष से मांगी जाए या ली जाए। मतलब आप समझिएगा, अगर कोई पक्षकार दहेज दे रहा है और कोई पक्ष दहेज ले रहा है, तो ले रहा या दे रहा है किसी पार्टी द्वारा लिया जाए और किसी पार्टी द्वारा दिया जाए, तो जो भी धनराशि संपत्ति ली जाती है, दी जाती है, प्रतिभूति दी जाती है, संपत्ति दी जाती है, वो सभी दहेज के अंदर आएंगे। तो दहेज का अभिप्राय है कुल मिला के संपत्ति का लेन देन। और कैसे, कब संपत्ति का लेन देन, वैवाहिक मामले में। जब विवाह शादी होता है तो उसी समय दहेज का लेन देन होता है बेटा। तो वैवाहिक समय में जो पैसा लेन देन करके शादी विवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, दहेज। आइए सबसे पहले इसकी धारा पढ़ते हैं। एक इसकी धारा पहली है सेक्शन धारा 1। क्या कहता है बेटा, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ का उल्लेख। इसमें 3-4 बातें बताई गई बेटा। इस अधिनियम का नाम क्या होगा बेटा, इस अधिनियम का नाम तो हमने आपको बता दिया क्या बच्चे, तो इस अधिनियम का नाम क्या है बेटा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसमें आर्टिकल है, जो धारा फर्स्ट है, इसमें यह बताया गया कि भैया इस टॉपिक का नाम क्या होगा। तो इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 रखा गया। दूसरी बात, विस्तार। अब बताइए इसका विस्तार कहाँ तक है, तो बेटा इसका विस्तार, जैसे मान लो भारत है तो भारत में कई सारे राज्य है, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत जगह, और हर जगह दहेज का मामला है। तो ये संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्र है। मतलब ये जो विधि बनाया गया है ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। मतलब दहेज का मामला कहीं भी आएगा तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत उसका केस दर्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो मतलब इसका विस्तार क्षेत्र अगर देखेंगे, ये किसके लिए, संपूर्ण भारत के लिए बेटा। किसके लिए है, तो आप कह सकते हो इसका विस्तार की बात करेंगे बेटा, तो आप लिख सकते हैं संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू होगा।
कहाँ लागू होगा बेटा? तो संपूर्ण भारत क्षेत्र में क्या होगा, यह विधि को लागू किया जाएगा। और इसका प्रारंभ कब किया गया था बेटा? आप लोग को पता है इसे प्रारंभ कब किया गया था? तो आप जानते हैं 1 जुलाई 1961 को इसका क्या किया बेटा? पारित तो हो गया था कब? 20 मई 1961 को। पर इसे अगर पूछा जाए लागू कब किया गया था बेटा, तो 1 जुलाई 1961 से ये क्या करने लगा था? कार्य करने लगा था। तो धारा 1 में यही बताता है बच्चे कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा? तो इस अधिनियम का नाम क्या होगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सेकंड चीज है, इसका विस्तार कहाँ तक होगा? तो विस्तार बता सकते हैं, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में लागू होगा। भारत में जो 28 राज्य है प्लस 8 यूटी है, इन सभी जगह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1861 काम करेगा। थर्ड चीज है, कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। ये 3 चीजों की जानकारी देता है धारा 1। अब आइए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा धारा 2। धारा 2 को ज्यादा समझना बेटा। तो धारा 2 क्या कहता है बेटा? दहेज की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डाउरी। मतलब दहेज कहते किसे है बेटा? दहेज कहते किसे है? तो ध्यान देना बच्चे, संपत्ति या मूल्यवान या प्रतिभूतियों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? दहेज। कि आपने विवाह के समय जो संपत्ति वधु पक्ष से वर पक्ष लिया हो या वर पक्ष से वधु पक्ष लिया हो, कोई भी, आज दोनों मामला चलता है। आजकल जमाना पलट रहा है। तो पहले तो अधिक से अधिक प्रथा क्या थी? वर पक्ष लेता था किससे? वधु पक्ष से। और आजकल अगर वधु पक्ष भी अगर सक्सेस है तो वर पक्ष दे के शादी कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर पक्ष ही दहेज देगा, मतलब वधु पक्ष ही दहेज देगा। आजकल दोनों कंडीशन चल रहा है। तो या वर पक्ष से वधु पक्ष को दिया गया दहेज हो, या वधु पक्ष से किसको दिया गया हो? वर पक्ष। वर वधु समझ रहे हो ना? नौकरिया पा जाओ, विवाह होगा तो वर वधु पंडित जी कहेंगे, समझ जाओगे। देखो, तो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है बेटा? तो ध्यान देना, इसी को कहते हैं दहेज। अब देखो बेटा, दहेज जब ले रहे हो कब माना जाएगा कि दहेज है बेटा? कब दहेज होगा? तो विवाह से पहले अगर लिया गया, मान लो आपकी शादी लग गई है और शादी लगा 6 महीना पहले दहेज 6 लाख 10 लाख रुपया ले के घर बनवाई ले, स्कॉर्पियो ले ले, यह दहेज माना जाएगा। या विवाह के समय ले लिए। अब देखते हो ना, कितनी बार शादी इसीलिए वापस लौट जाती है कि इन्होंने जो वादा किया था, जो दहेज मांगा गया था, नहीं दिए लड़की वाले। इसके चक्कर में कितनी शादियां टूट जा रही हैं। तो सोचो कितना गलत बात है भाई। बताओ, किसी लड़की के माँ बाप, लड़की तो अपना बेचारे दे ही रहा है, अब क्या दे देगा भाई? अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दे रहा, तुमको 2-4 लाख रुपए चक्कर में शादी नहीं करते हैं। बड़ी खराब स्थिति है, समझिए बात को। तो विवाह के समय बेटा लिया गया धनराशि, या विवाह के बाद, जैसे विवाह के बाद कहेंगे भैया अभी नहीं बा, विवाह कैले बदवाम दे देवे मोटरसाइकिल लिया, तो यह का बा, यह दहेज बा। तो समझ ले हैं। तो विवाह के बाद, विवाह के समय या विवाह से पहले जो भी धनराशियों का आदान प्रदान होता है वर पक्ष या वधु पक्ष से, वधु पक्ष से या वर पक्ष की तरफ, ये सभी क्या होंगे बेटा? दहेज माने जाएंगे। सेकेंड चीज, स्थिति क्या होगी बेटा? कंडीशन क्या होगी? तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को आदान प्रदान किया गया धनराशि। विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को आदान प्रदान किया गया धनराशि, या वर या वधु के माता पिता द्वारा आदान प्रदान किया गया धनराशि हो। अब जैसे जो वर वधु उनके माता पिता द्वारा जो धनराशि दिया जाएगा, ये भी दहेज होगा। अब आजकल एक नया फैशन आ गया है, हम दहेज थोड़ी दे रहे हैं, हम गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गिफ्ट। अरे गिफ्ट में कोई 10 लाख देता है? 5 बीघा जमीन दे देगा? अरे सीधा सीधा कहो ना दहेज था। अब कहेंगे गिफ्ट है, गिफ्ट, इसको गिफ्ट बोलते हैं। अरे हम लोग को गिफ्ट नहीं मिल जा रहा है, पढ़ा रहा है इतना। तो ध्यान देना, वर या वधु के माता पिता द्वारा आदान प्रदान किया गया राशि, या तो परिवार संबंधित व्यक्ति द्वारा आदान प्रदान, मतलब रिश्तेदारों के द्वारा लेन देन जो होती है। अगर मान लीजिए, क्योंकि अब लोग आजकल सामने खुल के नहीं आते हैं, तो लड़किया के मौसा से बतियाइल, तो लड़किवा के फूफा से बतियाइल, उन्हें तय कहीं के ना लेन देन चलता। तो रिश्तेदार जो है ना, यहाँ जो दहेज फहेज का मामला बतिया थे ना, यह सब समझ दहेज ही बा। और बहुत बड़ा अपराध में बताओ सी सजा के ना बा। और जितना अगुआ है कुल ध्यान के सुन ले, अगर दहेज ली है तो पढ़ ली क्लास, और दहेज दिवाया और दहेज लिया तो दोनों समस्या ही बा तोहरे बदे। ये मत सोचा रिश्तेदार है हम बच्चा, देखा लिखे बा परिवार संबंधित व्यक्ति द्वारा आदान प्रदान किया गया धनराशि, तो लपेटे मऊ को।
संपत्ति हो सकता है, धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, ये सभी बेटा दहेज के मामले में आ जाएंगे। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि ध्यान देना, अब इसके बाद बच्चे विवाह के एवज में किया गया वादा भी दहेज होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपसे वादा कर लिया गया कि भैया शादी कर लीजिए, आगे चल के मोटरसाइकिल दे देंगे, तो ये भी बेटा क्या है? दहेज ही है। समझ रहे? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा, महर। ध्यान देना बेटा, महर दहेज नहीं है, महर दहेज नहीं है। जरा समझिएगा महर होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चे। यहाँ पे महर बेटा, महर एक प्रकार से, ये ध्यान देना, हमने जो आपको पढ़ा रहे हैं एक तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड काम है। जबकि जो महर होता है बच्चे, ये इस्लामी धर्म से डिपेंड करता है। तो ये ध्यान देना है, ये क्या है बेटा? इस्लामिक धर्म का मामला है। किसका है? इस्लामिक धर्म का मामला है। अब ये ध्यान देना बेटा, ये इस्लामी धर्म का मामला है। अब इस्लामी धर्म चलता कैसे बेटा है? शरीयत कानून से। अब उनका एक अलग से कानून होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल लॉ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल लॉ। और पर्सनल लॉ में सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, समझ रहे हैं? जो हाँ, अगर कोई पर्सनल लॉ अगर ज्यादा समाज को क्षति पहुंचा रहा है तब सरकार इंटरफेयर करेगी, पर अगर जो पर्सनल मामले होते हैं उसमें सरकार इंटरफेयर करने से क्या करती है? बचती है। तो ध्यान दें बेटा, तो जो शरीयत कानून है, शरीयत कानून के तहत जो महर होता है ना, इसमें क्या होता है बच्चे? ये लड़का है और ये बच्ची क्या है? लड़की है, लड़की है। तो बेटा जो लड़का है ना, यह लड़की को दहेज देता है। देता क्या है? यहाँ कुछ मतलब एक तरीके से सगुन के रूप में कुछ धनराशि दिया जाता है। सगुन के रूप में बेटा, एक तरीके से सगुन के रूप में लड़का क्या करता है? लड़की को एक धनराशि देता है, और जो धनराशि देता है ना, उसी को क्या कहते हैं? महर कहते हैं। महर ऐसे इस्लाम धर्म में है ये प्रथा कि अगर जब लड़का शादी करके आते हैं ना, तो लड़की जो लड़का होता है वो फर्स्ट डे अपने वाइफ को कुछ धनराशि देती है। अब ये धनराशि जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जब लड़का अगर न रहे या उसके पास कोई समस्या आ रहा है, तो वो जो उसे महर मिला हुआ है, जो संपत्ति मिला हुआ है, उसका अपने विपत्ति के समय उसका क्या करे? प्रयोग करे। एक तरीके से जब आपकी विपत्ति सही, आपकी स्थिति सही ना हो, तो उस महर का प्रयोग करके अपने विपत्ति को सही कर सकते हैं। ये कुछ धनराशि दी जाती है, एक ऐसा मानना है, प्रथा है। समझ रहे बच्चे? अब बच्चे इसी को लेकर सायरा बानो के साथ एमपी विवाद, सायरा बानो केस। अब ये चीजें आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यह ध्यान देना बेटा, तो महर अगर पूछिए क्या दहेज के अंदर आता है, तो महर दहेज के अंदर नहीं आता है। जबकि वास्तव में दहेज में क्या होता है? लड़का पक्ष किसको देता है? लड़की पक्ष किसको देता है? लड़के को। पर यहाँ लड़का किसको दे रहा है? लड़की को, अपने खुशी से। जैसे आजकल का क्या है नया फैशन? मोबाइल दे देना। ऐसे इन लोगों में क्या देते हैं? पैसा दे देते हैं। तो ढेर पैसा, सोना चांदी का कुछ दे दे जो तुम्हारी इच्छा हो। तो ऐसे यहाँ ये इच्छा से दिया हुआ बेटा, ये स्वतंत्रता से दिया गया चीज, तो दहेज के अंदर नहीं आता, याद रखिए। इसके अलावा मांग नहीं किया गया है, और अगर बेटा ध्यान देना, मांग नहीं किया गया है तो दहेज नहीं है। अगर बेटा मैंने कहा वही ना, अगर कोई चीज हमने मांगा नहीं है, आप अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता से कोई चीजें दे रहे हैं, तो दहेज के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अब देखो इसी को लेकर बेटा एक केस आ गया था, एक केस आ गया था, क्या था? हरवंश सिंह बनाम गुरशरण सिंह वाद 1989, जिसमें कहा गया प्रत्येक मांग दहेज होगा। जो भी अगर कोई चीज मांग रहे हो, चाहे वो 10 रुपये की चीज होगी, पर वो दहेज के अंदर आएगा, तो प्रत्येक मांग दहेज होगा। अर्थात दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या बच्चे? अपराध है। तो न ही दहेज आप ले सकते हैं और न ही दहेज दे सकते हैं, ये दो के दोनों क्या होंगे? अपराध होंगे। ये बात कहाँ कही गया था बेटा? हरवंश सिंह बनाम गुरशरण सिंह वाद 1989 में कहा गया था। तो बोलो बात समझ में आई बेटा? अब आइए, अगर आपने धारा 2 की व्याख्या पढ़ लिया, तो आइए धारा 3 को पढ़ते हैं बच्चे। धारा 3 क्या कहता है प्यारे? ये कहता है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। अब देखो ये बेटा जो मैंने लाइन लिखा है, आपके जो बीएनएस में लिखा हुआ है, मैंने वही लाइन लिखा है भारतीय न्यायिक संहिता में। अब उसमें लिखा हुआ है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर दहेज ले रहा है कोई व्यक्ति, और दहेज ले रहा है और उसके कारण कोई परिवार उत्पीड़ित हो रहा है, अब ऐसे मामले अगर कार्रवाई होती है, तो अगर पकड़े जाने में बेटा उसे क्या है? कारावास है। और कारावास कितने है? 5 वर्ष से कम नहीं है।
मतलब अगर कोई भी दहेज लेते हुए अगर पकड़ा जा रहा है तो कम से कम उसे 5 साल का क्या बेटा है, कारावास है। उसके साथ साथ कुछ रुपये, 15,000 रुपये का क्या है, या दहेज में दी गई जो राशि होगी, जो भी उचित समझा जाएगा, 15,000 रुपये का जुर्माना, या दहेज में उन्होंने जो राशि मांगी थी और वधु पक्ष ने जो दिया था वो या तो वो देना पड़ेगा, या तो 15,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अब प्लस 5 साल का क्या है बेटा, सजा भी है, याद रखना। तो ध्यान देना बेटा, दहेज लेना या दहेज देने के लिए जो भी अगर कोई भी जबरन कर रहा है तो उसके लिए बता देना कि कारावास भी है 5 वर्ष के लिए, प्लस जुर्माना भी 15,000 रुपये का है। 15,000 कम समझो, अगर कहीं उल्टा मामला आ गया, दहेज में तुमने 5 लाख मांगा था और लड़की पक्ष ने कह दिया हाँ हमने 5 लाख दिया था, अप्रूव अगर दे दिया बेटा, तो ये 15,000 भारी पड़ जाएगा 5 लाख के ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो देने की लेनी पड़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा, लेने की देनी पड़ जाएगा। तो समझिए बेटा, तो धारा 3 में क्या बच्चे, दहेज लेने देने के लिए शास्ति है, अर्थात अगर कोई भी बच्चे दहेज ले रहा है तो उसका कारावास की प्रावधान कितना है, 5 वर्षों के लिए है, और जुर्माना कितना है बेटा है, 15,000 है। तो बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चे। चलो अगर बात समझ आ गया तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब आगे क्या है बेटा, धारा 4 है। अब देखिए धारा के 4 बेटा क्या है, ये है दहेज के लिए शास्ति। अब देखिए वहां भी दहेज के लिए शास्ति था बेटा, यहाँ भी दहेज के लिए शास्ति। अब दोनों में अंतर है, वहां दहेज देने क्या है बेटा, लेने के लिए बात है। अब यहाँ क्या है, आप समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति वर या वधु के माता पिता या अन्य नातेदार से दहेज मांग करते हैं, अगर बेटा ध्यान देना, वहां ले रहे थे, मतलब लड़की पक्ष दे रहा था अपने से, पर पकड़ा गया तो फंस गया मैटर। पर यहाँ क्या है, यदि कोई व्यक्ति वर या वधु के माता पिता या अन्य नातेदार से दहेज मांग करते हैं तो वह दोषी होगा। क्या होगा बेटा, वह दोषी होगा। अगर दहेज मांग कर रहे हो तो दोषी होगा, और अगर इस दोष में पकड़ाए गए तो कारावास कितना है, 6 महीना से लेकर 2 वर्ष तक का जेल है। 6 महीना से लेकर 2 वर्ष तक जेल है, और जुर्माना कितना है, 10,000 रुपया तक है। समझ रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति वर या वधु के माता पिता या अन्य नातेदार से दहेज मांग करते हैं तो वह क्या है, दोषी है। अगर मोबाइल रिकॉर्ड में पकड़ा गए ना तो गए लपेटे में। अब आजकल हर चीज रिकॉर्डेड फॉर्म हो रहा है, इसलिए दहेज फहेज का मामला मोबाइल पे नहीं बात करने का, बता रहा हूँ। बाकी तो हम पढ़ा रहे हैं, बाकी तो जो करना है आप करवाई करेंगे, कहाँ मानने वाले हैं। चलिए अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट देखिएगा, इसी में धारा, इसी का सेक्शन बेटा 4 क है। सेक्शन इसी का धारा 4 क है। धारा 4 क्या कहता है बेटा, दहेज संबंधित विज्ञापन पर प्रतिबंध है। मतलब आप समझिएगा, अब किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, किसी लड़के का शादी नहीं हो रहा है, तो आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना, देखिए हमसे शादी कर लीजिए, हम इस फ्लैट का मालिक बना देंगे, हमसे ब्याह कर लीजिए, इस कंपनी का वारिस बना देंगे। तो ये क्या है, ये लुभावने क्या है, लालच ही तो है, ये क्या है, दहेज ही तो है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी, किसी के माता पिता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर इस प्रकार का अगर विज्ञापन करता है और पकड़ा गया तो समझ लो, ध्यान दो, कारावास 6 महीना से लेकर 2 वर्ष तक, और जुर्माना 15,000 रुपया है। तो शादी के लिए विज्ञापन नहीं डाल सकते कि हमारे बिटिया से शादी कर लीजिए, आपको मैं 2 करोड़ संपत्ति दूंगा, हमारे बेटवा से शादी कर लीजिए, हम आपको क्या करेंगे, इंडिया का मालिक बना देंगे। तो ऐसे इस प्रकार के अगर कोई भी विज्ञापन छपते हैं दहेज को लेकर, दहेज बढ़ावा को लेकर, तो बेटा वो ध्यान देना कानूनी अपराध है, और उसके लेकर 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक जेल है, और प्लस जुर्माना है। करता रह, जब शादी पकड़ाई गया, शादी समय चला गया जेल, हो गया मजा था टाइटा फिश, समझ गए। वही धारा बेटा अगर देखा जाए, धारा इसी का धारा 5, अब हम लोग देख लेते हैं इसी को, 4 तो समझ लिया बेटा, अब समझते हैं धारा 5। धारा 5 में क्या है, दहेज के प्रति किए गए वादे या करार शून्य होगा। ध्यान देना, वादे या करार शून्य होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, दहेज के प्रति किए गए वादे या करार, जैसे मान लो कि मान लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में तो एक ही बच्चा है, चलो इस बार दूसरे को लेते हैं। संदीप है, और संदीप की शादी हो रही थी, क्या हो रही थी, संदीप की शादी हो रही थी। तो संदीप के ससुराल वालों ने, तो संदीप के ससुराल वालों ने एक वायदा किया कि आप शादी संदीप कर लो, दामाद जी शादी कर लीजिए, और कर लीजिए, मैं आपको क्या शादी के बाद स्कॉर्पियो दे दूंगा या बोलेरो दे दूंगा।
बोलेरो का वादा हो गया बेटा। तो इन्होंने क्या किया, संदीप के ससुराल वालों ने वादा किया था कि संदीप तुम शादी कर लो, हम आपको क्या देंगे, बोलेरो दे देंगे। अब संदीप ने शादी कर ली, और संदीप ने शादी कर ली तो उसके कुछ महीने बाद लगा बोलेरो मांगने। ससुराल वाले कहेंगे नो नो, तुम पढ़े नहीं थे धारा 5, शादी से दहेज के प्रति किए गए वादे करार शून्य होते हैं, तुम चाहो तो जाओ हमारे खिलाफ केस कर दो, और केस करोगे तो खुदे फंस जाओगे कि दहेज मांग रहे हो। समझ रहे हो ना। तो मतलब दहेज के प्रति किए गए वादे या करार, आप चाहे कितना बड़ा वादा अकेले हाँ हाँ देंगे देंगे, शादी हो गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते, टाटा फिश दे या ना दे कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वादे या करार को शून्य माना जाएगा, आपकी बातें नहीं मानेंगे। मतलब अगर आपने वादा किया है तो मतलब आपने दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, अब ऐसे आप खुदे पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर खुदे सजा केस लग जाएगा। इसलिए बच्चे ध्यान देना है, तो दहेज के प्रति किए गए वादे करार शून्य माने जाएंगे, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये बात कौन करता है, तो धारा 5 कहता है। तो बोलो, तो धारा आपने क्या समझा बेटा, 4 समझा कि अगर ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता के अन्य नातेदार से दहेज मांगता है तो भी अपराध होगा, और दहेज को लेकर कोई विज्ञापन अगर कोई ऐसा कर रहा है तब भी अपराध होगा, और तीसरी बात, दहेज के प्रति किए गए वायदे या करार ये भी कैसे होंगे, शून्य होंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भूल जाता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, पर बीच बीच में याद आएगा तो बोल दिया करूँगा। चलिए आइए अगले पढ़। अब पढ़ते बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, धारा 6 को। बड़ा इंपॉर्टेंट धारा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, उसको पढ़िएगा। कह रहा है दहेज यदि विवाह से पहले आप पढ़ लीजिए इसकी परिभाषा को। दहेज का सही प्रयोग उसकी पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना चाहिए। मतलब समझिए आप लोग, अगर मान लीजिए अभी तो मैंने कहा कि दहेज लेना अपराध है, अब यहाँ करे सर दहेज की बात कर रहे हैं, उसकी पत्नी या उसके बच्चे के लिए है। मान लेते हैं अगर दहेज मिले ही गया है, अब ऐसा मामला आ ही गया है, तब क्या करेंगे, तो जो भी दहेज वधू पक्ष से दिया गया है तो वो दहेज पे अधिकार किसका होगा, तो अधिकार उसके पत्नी को होगा, और पत्नी के बाद वारिस में उसके बच्चे होंगे, मतलब उसके वारिस में जिसको डाला होगा। अगर वारिस में पति को नहीं डाला है तो पति उस दहेज का कुछ भी नहीं कर सकता। तो ध्यान देना बेटा, तो दहेज का सही प्रयोग उसकी पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए होना चाहिए। अब बेटा ध्यान देना, अगर मान लीजिए अगर दहेज आपने ले ही लिया, मान लीजिए ले ही लिया है, तो 2-3 बातें याद कर लेना है यहाँ से। दहेज यदि विवाह से पहले मिला है, अगर मान लो शादी जब आपने किया उसके पहले दहेज मिल गया, तो विवाह के 3 मंथ के बाद पत्नी को स्थानांतरित करना है। मतलब आपने जो भी दहेज लिया था, जो भी गाड़ी मोटर पाया था, जो भी पलंग पाया था, सब पाया था, उसे पत्नी के नाम से रजिस्टर करवा देना कि भैया ये तुम्हारा ही है, बस हम इसका उपभोग करेंगे, पर मालिकाना हक पत्नी जी आपका है कि नहीं है। और ऐसा नहीं करते हैं, अब पत्नी ने डाउरी एक्ट के तहत अगर केस अप्लाई कर दिया और 3 महीने के बाद आपने कुछ किया है तो समझ लीजिए आपके ऊपर सजा हो जाएगा, केस हो जाए, बन जाएगा। और 3 महीने के पहले आपने कर दिया तो पत्नी के तरह आई पाई चिल्लाए कुछ ना हो, हम तो पहले तो तुम्हारे नामे कर दिए, हम क्या जानिए, हमारा थोड़ी है। देखो पर केकर नाम बोला था, हमारा बोला था नहीं ना, समझे। तो शादी के अगर बेटा शादी के 3 महीने, अगर मान लो शादी से पहले कोई अगर दहेज मिला हुआ है तो उसे शादी के 3 महीने के बाद, आप 3 महीने के बाद पत्नी को स्थानांतरित करना होगा। दूसरा, दहेज यदि विवाह के समय मिला हो तो भी उसे 3 मंथ के बाद पत्नी को स्थानांतरित करना होगा बेटा। अगर शादी के समय भी मिला है तभी आप 3 महीने के बाद स्थानांतरित करेंगे। हाँ, पर यहाँ से एक पॉइंट ध्यान देंगे बेटा, अगर मान लीजिए कोई ऐसी लड़की है जिसका विवाह हो गया और वो अंडर एज है, मतलब 18 साल से क्या है बेटा, नीचे है। अब तो हम लोग 21 कितना हो गया, 18 प्लस कितना हो गया, 21 हो गया बेटा, 21-24 हो गया है। तो अगर ध्यान देना है, अगर कोई महिला, कोई लड़की अंडर एज है, 18 साल से नीचे है, तब जब वह अपनी 18 साल की उम्र पूरा कर लेगी, तब उसके बाद उसके 3 महीने बाद अब उसके जो भी दहेज में मिला हुआ संपत्ति होगा उसके नाम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे हैं, मतलब अगर उसका एज अंडर एज है तो आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक उसका उम्र 18 साल हो न जाए, और जैसे 18 साल उम्र उसका हो जाएगा उसके बाद उसे क्या करेंगे, आप स्थानांतरित कर देंगे। तो ध्यान देना, दहेज यदि विवाह के समय मिला हो तो 3 मंथ के बाद पत्नी को स्थानांतरित करना होगा, और दहेज पर अधिकार वधू या उसके बच्चों का होगा। समझ रहे हैं ना, पति का नहीं होगा।
किसका होगा बच्चे? वधू या बच्चों को होगा। अब अगर इस मामले में कोई पकड़ा जाता है तो बेटा कारावास कितना है, सजा कितना है? 6 मंथ जेल या 2 वर्ष तक, 6 मंथ से 2 वर्ष तक, जुर्माना 5,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माना है। मान लो जुर्माना लगा तो ठीक है, कहीं जेल होगा तो गड़बड़ा गया ना बेटा। तो ये धारा 6 का एक्सप्लेनेशन है बेटा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना? आइए अब आइए बेटा धारा 7 को पढ़ते हैं। और धारा 7 को पढ़ने से पहले आपको बताता हूँ कि आप लोग भी ने सुना होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तमाम प्रकार के वीडियो के माध्यम से कि दरोगा बनना जरूरी क्यों है कि नहीं? थोड़ी बातें हो जाए मस्ती मजाक। दरोगा बनना जरूरी क्यों है, एक मजाक पात्र की बात है। एक ऐसे ही मामला आ गया था, केस हो गया था, और जब ये केस हुआ तो इसके पिता थे, वो केस लड़ते गए लगभग 25 साल तक केस लड़े। और 25 साल के बाद उन्होंने केस क्या किए, जीत गए। 25 साल के बाद उन्होंने केस क्या हुआ, जीत गए। और जब 25 साल बाद केस जीत गए तो जज साहब बैठे हुए थे। तो जज साहब ने कहा, देखो आपने कानून के ऊपर भरोसा रखा, इसलिए आप देखिए केस को जीत गए, तो आप अपने लड़कों को पढ़ाकर जज ही बनाइएगा। तो जानते हो उसके पिताजी ने क्या कहा, जज साहब क्या बताएं, दरोगा साहब ने 25 साल पहले बतिया कहा था 5,000 रुपया दे दीजिए, सारा केस रफा दफा हो जाएगा। हम केस तो जरूर जीत गए, पर जीतने में कितना समय लग गया, 25 साल। और दरोगा साहब क्या बोले थे 25 साल पहले, 5,000 दो, केस रफा दफा। तो समझे था ना? कहने का मतलब ये, आप लोग मत ऐसा करें, मतलब बताओ थे। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी आ जाए, अब जो एसआई, जो इंस्पेक्टर ने विवेचना कर दिया बेटा, दरोगा ने जो विवेचना कर दिया, उसी आधार पे कोई भी हाई रैंक का अधिकारी आएगा, उसी आधार पे केस को लड़ेगा। तो निचले स्तर पे दरोगा के पास बहुत बेटा पावर होता है, क्योंकि विवेचना का आधार अगर देखा जाए तो किसके पास होता है, दरोगा के पास होता है। तो पढ़ाई जम के करिए इस बार, और इस बार सीट खाली नहीं जानी चाहिए, एकदम मेहनत कर लीजिए, जी जान लगा लीजिए, और इस बार दरोगा बन जाइए। अब मैं जितना आपका मदद कर सकता हूँ साथ में मैं करता रहूँगा आपके लिए। अगर आप लोग को ये सब ठीक ठाक लग रहा हो बच्चे, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, आगे पढ़ाइएगा भी, और नहीं लग रहा है तो जाने दीजिएगा, क्या करना है। आइए बेटा हम लोग पढ़ते हैं धारा 7 को। धारा 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 क्या कहता है बेटा, अपराध को संज्ञान, अपराधों का संज्ञान। बेटा अगर मान लीजिए कोई अपराध का संज्ञान हो गया है, तो अगर बेटा वो ध्यान देना, अगर वो मामला महानगरों का है तो इस मामले को देखेगा कौन? अगर दहेज का जैसा मामला है तो उसे कौन देखेगा बेटा, तो उसे कौन देखेगा, महानगर मजिस्ट्रेट देखेगा। वही ग्रामीण क्षेत्र में होगा जिसे बोलते हैं JMFC, तो ध्यान देना, जिसे बोलते हैं प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन देखेगा बेटा, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट इसे देखेगा अगर कोई अपराध संज्ञान में आ चुका है, समझ लेना। तो अगर महानगरों में देखेंगे तो महानगर मजिस्ट्रेट देखेगा, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेगा। दूसरी बात, इसकी कार्यवाही कौन करेगा बेटा, तो कार्यवाही कौन करेगा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। भाई विवेचना के लिए कौन आएगा, पुलिस ही तो आएगा, क्योंकि जो मामला जाएगा कहाँ जाएगा, पुलिस के पास जाएगा। अच्छा, इस पे अगर पूछा जाए कि अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अगर मामला है, इसे अपील कौन कौन कर सकता है बेटा, तो अपील कौन कर सकता है, एक तो आप स्वयं कर सकते हैं, या आपके माता पिता कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, या कोई NGO है, कोई संस्था है वो कर सकता है, या कोई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, या कल्याणकारी कोई व्यक्ति है तो वो भी आपको क्या कर सकता है, दहेज जैसे मामलों को क्या करता है, दहेज जैसे मामलों पर केस कर सकता है, समझ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो अगर दहेज, अगर धारा अपराधों का संज्ञान पूछा जाए कहाँ पर है, तो धारा 7 में है। ग्रामीण क्षेत्र में जो देखता है उसे क्या बोलते हैं, JMFC बोलते हैं, और जबकि महानगरों में जो देखता है वह महानगर मजिस्ट्रेट होता है। इसकी कार्रवाई कौन करता है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है बेटा। इसे अपील कौन कौन कर सकता है, स्वयं, माता पिता, रिश्तेदार, NGO या कोई कल्याणकारी संस्था है तो कोई भी कर सकता है। बोलो भैया, यहाँ तक की बात क्लियर है? आइए, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारा 8 को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, धारा 8 को। तो कहता है दहेज की प्रवृत्ति। दहेज की प्रवृत्ति मतलब ये दहेज जो जैसा अपराध जो है ये कैसा अपराध है, तो हमने बताया था अपराध शुरुआत में 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है बच्चे बताइए, हमने बताया था संज्ञेय अपराध का मतलब ये होता है जो क्या बेटा, गैर जमानती हो, मतलब आपका इसमें जमानत नहीं होगा, क्या हो बेटा,
गैर वारंट हो, मतलब बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, और मुख्यतः कितने वर्ष तक सजा हो बेटा, मुख्यतः 3 वर्ष प्लस सजा हो, आपको कारावास हो। इसके अलावा कोई भी समझौता क्या होगा, नहीं होगा। तो अगर बेटा अगर देखा जाए तो दहेज की प्रवृत्ति कैसी है, तो एक प्रकार का संज्ञेय अपराध है, एक प्रकार का गंभीर मामले है। और जब गंभीर मामले होते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई भी गैर जमानती नहीं होगा, कोई गैर वारंट नहीं होगा, मुख्यतः आपको सजा का प्रावधान 3 वर्ष होगा और समझौता नहीं होगा। अब बेटा अगर कहा जाए तो इसी का सेक्शन 8A है, इसी का सेक्शन 8 है, धारा 8 का सब क्लास ए है। इसमें क्या किया जाता है बेटा, सबूत का भार, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर धारा कोई भी अपराध है, अच्छा एक चीज ध्यान देना बेटा, अपराध और दोषी में अंतर होता है। अपराध की मतलब जिस व्यक्ति को शक है, अभी मैंने उसे उठाया है पर अभी उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है तब उसे दोषी कहा जाता है, और जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। हम लोग बस अगर वो गिरफ्तार हो गया तो हम लोग अपने हिसाब से जजमेंट कर लेते हैं कि दोषी है, पर वास्तव में दोषी अभी नहीं है, जब तक उसका जजमेंट क्लियर नहीं हो पाता है कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो जब तक अपराध नहीं किया बेटा, तो ध्यान देना, जब तक अभी उसका अपराध प्रूफ नहीं हुआ है तब तक उसे दोषी नहीं कर सकते। तो उसी बात को ध्यान देना बेटा, ये कहता है धारा 3 वह धारा 4 में आरोपी को स्वयं को दोष मुक्त होने के लिए सबूत दे। मतलब अगर जो अपराधी है बेटा जिसके ऊपर आरोप लगा है, तो धारा 3 और धारा 4 के तहत वह स्वयं को दोष मुक्त करने के लिए सबूत दे सकता है, प्रूफ को जुटा सकता है, मतलब एक तरीके से प्रूफ को जुटा सकता है। ठीक, वहीं सेक्शन 8 का बी क्या कहता है बेटा, ये कहता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगा। मतलब समझिएगा बेटा कि आपको हमने बताया कि अगर ध्यान देना है कि सबूत जुटा सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ है, वहीं दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। कौन करता है, राज्य सरकार। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी करेगा क्या कि जान लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर दहेज का मामला चल रहा है, वो दहेज का मामला सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सच है कि नहीं सच है, इस तरीके से वो क्या करता है, उसके मामले को पूरी तरीके से समीक्षा करता है, जाँच करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, किस धारा के तहत किया जाता है, धारा 8 के सब क्लास बी के तहत किया जाता है। और यह दहेज के आधार पर लगा आरोप की क्या करता है बच्चे, समीक्षा करता है। क्या करता है, समीक्षा करता है। ठीक है, अब एकदम हम लोग अपने इस पूरा जो सेशन है इसके कंप्लीट की तरफ चल रहे हैं। आइए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं और उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या हो जाएगा, टोटली कंप्लीट। ये 2 आर्टिकल बड़े छोटे छोटे बेटा। धारा 9 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। अगर पूछे दहेज संबंधी नियम अगर बनाने की शक्ति सबसे अधिक किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि सेक्शन 10 में नियम बनाने की कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है बेटा। तो आपको बताऊं कि हमने पूरी तरीके से कंप्लीट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को बेटा क्या किया है, पढ़ लिया है। अब इससे आप इसको बार बार इसी क्लास को देख लीजिएगा। अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम से क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो ले देकर यही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनने वाला है। हाँ, बस एक क्लास करिए, ऐसे ही 1 क्लास में आपको लेके आऊँगा। अब पूरी मूल विधि को क्या करूँगा, पढ़ा दूंगा। जैसे अभी दहेज प्रतिषेध अधिनियम ले आया बेटा, इससे आगे और महिलाओं संबंधित जो मामले होंगे उनको लेकर, जैसे भाई डोमेस्टिक वायलेंस बचा हुआ है तो उसको भी लेकर मैं जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।